हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो पी ब्लॉक के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली को स्टार्ट किया था और ऑक्सीजन फैमिली की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया था। ठीक, तो हमने देखा था कि ऑक्सीजन के और सल्फर के एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। जहां ऑक्सीजन का एलोट्रॉप होता है O2, O3, सल्फर के मैंने आपको एलोट्रॉप्स बताए थे S2, S6, S8 और SN टाइप के एलोट्रॉप्स। ठीक, तो एक बार इनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सल्फर में मैंने आपको बताया था जो S2 होता है वो ऑक्सीजन से रिजेंबल करता है। जैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, ये आपका S2 भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। उसके अलावा हमने S8 और S6 इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाई थी। S8 की स्ट्रक्चर तो क्या होती है, ये तो एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर में जाता है। लाइक दिस, तो ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर होती है S8, इसको हम एक पकड़ रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। S6 आपका चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो ये आपके S6 की चेयर फॉर्म है। उसके अलावा SN एक पॉलीमेरिक फॉर्म जिसमें सल्फर रैंडमली लिंक्ड होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, तो ये आपकी सल्फर लिंकेज के सल्फर के कुछ एलोट्रॉप्स थे जिनके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने हाइड्राइड्स देखे थे, H2O, H2S, H2SE एंड H2T। और इन हाइड्राइड्स के हमने कुछ इंपॉर्टेंट नेचर डिस्कस किए थे। एक तो एसिडिक नेचर, बताओ इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या था, क्या था ऑर्डर? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? H2T, फिर H2SE, फिर H2S और सबसे लास्ट में कौन था? H2O। और रीजन क्या था इसका रीजन था सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। सिंस H2T बॉन्ड सबसे वीक होगा तो ये सबसे पहले ब्रेक होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर हमने दो प्रॉपर्टीज और डिफाइन की थी। एक था आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर भी यही होगा। H2O सबसे कम रिड्यूसिंग होगा, फिर H2S, फिर H2SE और सबसे आगे कौन होगा? H2T होगा। थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स, क्योंकि OH बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये थर्मली स्टेबल होगा। फिर H2S, फिर H2SE एंड लास्ट इज H2T। डिस्कस किया था ऑर्डर हमने, ये इंपॉर्टेंट भी था अपना। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमको डिस्कस करनी थी वो थी ऑक्साइड्स। तो हमने सीखा था कि ऑक्सीजन ऑलमोस्ट हर एलिमेंट से कंबाइन होता है, उसका रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाता है। और ऑक्साइड्स को हमने क्लासिफाई किया था कैसे? हमने कहा था कि ऑक्साइड्स मेनली दो टाइप के होंगे, एक सिंपल ऑक्साइड्स और दूसरे होते हैं आपके पॉली ऑक्साइड्स। याद है, सिंपल ऑक्साइड्स नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो करते हैं, जबकि पॉली ऑक्साइड उसको फॉलो नहीं करते हैं, उससे डिफरेंट बिहेवियर शो करके पॉली ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। फिर मैंने पॉली ऑक्साइड्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया था एज परऑक्साइड्स, फिर क्या थे अपने पास? सुपर ऑक्साइड्स, फिर सब ऑक्साइड्स एंड फोर्थ वन इज योर मिक्स्ड ऑक्साइड्स। आओ अब डिटेल में डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, मतलब क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और भी कुछ चीजें इनके बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल ऑक्साइड्स को। सिंपल ऑक्साइड्स, सिंपल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी मतलब इनमें दो ही एलिमेंट्स होते हैं। सो दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स and are formed following normal valency rule।
ठीक, तो नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो करके ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं। एग्जांपल्स बहुत हैं, जैसे सोडियम Na+, ऑक्साइड आयन क्या होता है O2 माइनस। जितने भी सिंपल ऑक्साइड्स हैं इनमें O2 माइनस यानी O2 माइनस ये ऑक्साइड आयन प्रेजेंट होता है। ठीक, Na+O2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा Na2। Mg2+O2 माइनस, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा MgO। सिमिलरली एल्यूमिनियम Al3+, ऑक्सीजन O2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा Al2O3। ठीक, ये तो है मेटल्स। सिमिलरली आप नॉन मेटल्स के साथ कंपाउंड बना सकते हो। कार्बन ऑक्सीजन क्या बनाते हैं CO2, सल्फर ऑक्सीजन SO2 SO3, नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO2, एक फास्फोरस ऑक्सीजन P2O5। ये सब क्या है आपके पास इन नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं। इन्हें ही हम सिंपल ऑक्साइड्स बोलते हैं जो नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो करके बनते हैं। क्लियर, ये तो ये बात सिंपल ऑक्साइड्स की। फिर मूव करते हैं बाकी दूसरे ऑक्साइड्स पे, दैट इज योर पॉली ऑक्साइड्स। आओ देखते हैं कौन कौन से पॉली ऑक्साइड्स होते हैं और इनमें कौन सा आयन प्रेजेंट होता है। फिर देखो पॉली ऑक्साइड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ये नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं और वैलेंसी के हिसाब से जितने ऑक्सीजन होने चाहिए या तो उससे कम हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं ज्यादा। तो पॉलीऑक्साइड्स में पहला अपना पॉलीऑक्साइड है परऑक्साइड। देखो परऑक्साइड्स के अंदर O2 माइनस आयन आपका प्रेजेंट होता है। यहां पर क्या होता है, इसमें दो ऑक्सीजन एटम्स डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। ये जो लिंकेज बना, इस लिंकेज को हम कौन सा लिंकेज बोलते हैं, परऑक्सी लिंकेज। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स लाइक H2O2, एक स्ट्रक्चर बनाओ HOOH। ठीक, तो ये परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, ये एक आपका परऑक्साइड है। Na2O2 OO Na एंड Na। देखो फिर से परऑक्सी लिंकेज, ये भी क्या होगा आपका परऑक्साइड। ठीक है, तो इस परऑक्साइड में हमेशा क्या होगा, जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा -1 चार्ज। यहां पर भी ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा -1 चार्ज। दोनों ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा -1। तो हम रेडॉक्स के अंदर पढ़ते भी हैं कि परऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है -1। ये उसका रीजन है। यहां पर भी ऑक्सीजन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा -1, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा -1, आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करेंगे। सोडियम परऑक्साइड ऐसे होता है BaO2, बेरियम परऑक्साइड BaO, जो एक अनस्टेबल 3 मेंबर्ड रिंग बनाता है जो रेडिली क्या हो जाती है डीकंपोज। ठीक, तो ये आपके कुछ परऑक्साइड्स के एग्जांपल्स हैं, H2O2 Na2O2 BaO2। ठीक, सेकेंड कैटेगरीज ऑफ सुपर ऑक्साइड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया सुपर ऑक्साइड्स में O2 माइनस आयन प्रेजेंट होता है। दो ऑक्सीजन को मिलाकर कलेक्टिवली कितना चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की बात करो तो वो -½ होती है। कितनी होती है, -½ दो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, तो पर ऑक्सीजन चार्ज कितना होगा, -½ एग्जाम्पल्स, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक, तो यहां पर क्या होता है नॉर्मल वैलेंसी रूल से जितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए उससे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। नॉर्मल K2O बनता है, यानी पर पोटेशियम एटम आधा ऑक्सीजन आपको मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर पोटेशियम एटम कितना ऑक्सीजन मिल रहा है आपको 2।
तो नॉर्मल रूल से यहां पर ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक। ये अपनी कैटेगरी सेकेंड, दैट इज सुपर ऑक्साइड्स। थर्ड होते हैं सब ऑक्साइड्स। थर्ड आर सब ऑक्साइड्स। ठीक, तो सब ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जहां पर नॉर्मल से कम ऑक्सीजन एटम हो, ठीक। लेस ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट देन नॉर्मल ऑक्सीजन एटम्स। जैसे आपको याद हो, मैंने आपको कार्बन के सब ऑक्साइड से मिलवाया था C3O2, ये कार्बन का सब ऑक्साइड होता है। वैसे कार्बन ऑक्सीजन में CO2 बनता है, ठीक। जब CO2 बनता है तो पर कार्बन एटम कितने ऑक्सीजन है? 2। यहां देखो पर कार्बन एटम कितने ऑक्सीजन है? 2/3। जब नॉर्मल से कम ऑक्सीजन एटम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड का एक और एग्जांपल है N2O। N2O भी नाइट्रोजन का क्या होता है? सब ऑक्साइड ही होता है, ठीक। तो ये थर्ड कैटेगरी सब ऑक्साइड, जहां पर नॉर्मल से कम ऑक्सीजन एटम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। और फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी ये भी है, दोज आर कॉल्ड मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो नाम से ही पता लग रहा है मिक्स्ड ऑक्साइड्स, ये दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर होते हैं, है ना। इनके बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारे पास, दैट इज Fe3O4। Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है और ये बेसिकली मिक्सचर है FeO एंड Fe2O3 का, ठीक। सिमिलरली आप यहां पर आओ, Pb3O4, ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है और ये मिक्सचर है 2PbO एंड PbO2 का, ठीक। तो ये कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो एक एलिमेंट के दो अलग अलग तरह के ऑक्साइड से मिलकर बनते हैं और इनको हम कौन से ऑक्साइड्स बोलते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, बेसिक सा क्लासिफिकेशन ऑक्साइड्स का, सिंपल ऑक्साइड्स एंड दीज आर योर पॉली ऑक्साइड्स, ठीक। चलो, तो अब हमने ऑक्साइड्स को कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद हम इन ऑक्साइड्स के नेचर को डिस्कस कर सकते हैं। इनमें से कुछ ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और कुछ ऑक्साइड्स न्यूट्रल और एम्फोटेरिक भी होते हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं कैसे हम इनके नेचर को डिसाइड करें। एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। See, nature of oxides. सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स की। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वो ऑक्साइड्स जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो एक एसिड बना दें, ठीक। ऑक्साइड्स which on dissolving in water give acidic solution, उनको हम कौन से ऑक्साइड्स बोलते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। जैसे CO2 को आप वाटर में डिसॉल्व करो, ये क्या बनाएगा? H2CO3 बनाएगा। H2CO3 क्या होता है? एक वीक एसिड होता है, इसलिए CO2 कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक। आप लो SO2 को पानी में डिसॉल्व करो, ये क्या बनाएगा? H2SO4। फिर SO3 को बनाएगा, SO2 को डिसॉल्व करो वो H2SO3 बनाएगा। आप NO2 को पानी में डिसॉल्व करो, ये क्या बनाएगा? HNO3। तो सिंस ये ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व करने पर क्या बना रहे हैं? एसिड फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इन सबको हम कौन से ऑक्साइड्स बोलते हैं? दीज आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड्स। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, आपने जितने भी ऑक्साइड देख रहे हो
इन सब में सेंट्रल एटम बताओ एक मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल है ना। तो क्या हम एक जनरल रूल बना सकते हैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जनरली जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो यही अपना सिंपल सा रूल बना रहे हैं हम कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स are generally acidic in nature. इन जनरल का मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट कॉमनली जो भी आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक, पहली चीज तो ये। अब इनका एसिडिक कैरेक्टर आपको कंपेयर करना आना चाहिए। तो देखो एसिडिक कैरेक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है? इनका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो सिंपली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। एक चीज, ठीक, जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये डिपेंड करता है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये डिपेंड करती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। जो आपका सेंट्रल एलिमेंट है अगर उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इस बेसिस पर आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करते हो? कंपेयर करते हो। ध्यान रखना नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद किस पर डिपेंड करती है? उस सेंट्रल एटम की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर। जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। आप कंपेयर करना चाहते हो N2O, NO2 और N2O3, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा और सबसे कम कौन? तो देखो जब सेंट्रल एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड करती है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर। यहां पर आप देखो नाइट्रोजन पे +1 चार्ज, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां नाइट्रोजन पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां आएगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ इन तीनों में से कौन सा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये वाला है। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? NO2, फिर +3 वाला यानी N2O3 और सबसे कम एसिडिक कौन होगा? N2O। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप इन ऑक्साइड्स के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ही एसिडिक हो, कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स जिनमें मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो भी कैसे हो सकते हैं? एसिडिक। तो चलो वो तो अभी अपन कंपेयर करते हैं। एक बार आप ये कॉपी करो फिर देखते हैं कि कैसे हम और ऑक्साइड्स के एसिडिक नेचर को कंपेयर कर सकते हैं। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे हम कंपेयर करना चाहें एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूं P2O5, ठीक, उसके बाद आप आओ SO3 और Cl2O7, ठीक। तो एक तो आप देख सकते हो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बताओ सेंट्रल एटम डिफरेंट है, तब आप पहले देखोगे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। जहां पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या आएगी? ज्यादा। तो सेम पीरियड के एलिमेंट है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। दूसरा चार्ज देखो, यहां फास्फोरस है +5, यहां +6, यहां +7। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा। P2O5 सबसे कम एसिडिक होगा, उससे ज्यादा SO3 और उसके बाद कौन आएगा? आपका Cl2O7, ठीक। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। अगर सेम एलिमेंट हो, जैसे मैंने आपको एक नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया
आओ और ऑक्साइड देखते हैं नाइट्रोजन के। मान लो N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5, इनको आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे मैंने आपको सिखाया, सेम सेंट्रल एटम है, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज। तो देखो यहां नाइट्रोजन +1 स्टेट, +2, +4, +3 एंड +5। बताओ नाइट्रोजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा कहां पर है, N2O5 में, तो यहां पर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। N2O5, फिर कौन आएगा, +4 यानी NO2, फिर N2O3, देन NO, और सबसे लास्ट में कौन होगा, N2O। कर सकते हैं कंपेयर। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो, है ना, क्लोरीन के कुछ ऑक्साइड्स लेते हैं, जैसे Cl2O हो गया, ClO2 हो गया, Cl2O3 हो गया, Cl2O5 हो गया, Cl2O7। अरेंज करो इनको ऑर्डर में, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। तो कैसे अरेंज करोगे बताओ। हाँ, फिर से आप क्या कैलकुलेट करोगे, सेंट्रल एटम इज सेम, तो आप सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। तो यहां क्लोरीन +1 स्टेट, बताओ यहां क्लोरीन कौन सी स्टेट में आएगा, +4, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। यहां क्लोरीन आएगा +3, यहां पर आएगा +5, यहां आएगा +7। बताओ क्या बनेगा ऑर्डर, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, Cl2O7, फिर Cl2O5 +5 स्टेट, फिर कौन आएगा, ClO2, फिर Cl2O3, और सबसे कम एसिडिक कौन होगा, Cl2। क्लियर है। तो देखो इस तरह से हम अलग अलग ऑक्साइड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक, ये तो वे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स भी होते हैं जो एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो ये भी आप पॉइंट लिख लो यहां पर, सम मेटालिक ऑक्साइड्स in which metal is present in high oxidation state can behave as acid, can behave as acidic oxides। एग्जाम्पल होगा जैसे Mn2O7, Mn2O7 में Mn+7 स्टेट में है, तो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, एसिड की तरह। सिमिलरली आपके पास होता है Cr का ऑक्साइड ले लो आप +6 स्टेट में, तो SS तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट CrO5 होता है जहां पर क्रोमियम +6 स्टेट में होता है। तो कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और वो किसकी तरह काम कर सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, दोज आर एसिडिक ऑक्साइड्स। जनरल रूल इज, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक। उनका एसिडिक नेचर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर सेंट्रल एटम सेम है तो फिर आप उसके ऊपर चार्ज देखोगे, पॉजिटिव चार्ज, जिसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। कर लोगे। अच्छा चलो, फर्स्ट एसिडिक ऑक्साइड्स के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी को, दैट इज बेसिक ऑक्साइड्स। सेकेंड कैटेगरी इज बेसिक ऑक्साइड्स। तो देखो, जैसे हमने एसिडिक ऑक्साइड्स को डिफाइन किया, वो ऑक्साइड्स जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। तो सिमिलरली वो ऑक्साइड्स जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर वो एक बेसिक सॉल्यूशन बनाए उन्हें हम क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स विच
which on dissolving in water form basic solution, बेसिक बोल दो या फिर एल्कलाइन बोल दो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। पहली चीज, जैसे जनरल रूल था कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक। वैसे एक और जनरल रूल है कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। ठीक, तो मेटालिक ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। तो आप जितने ही मेटालिक ऑक्साइड्स देखोगे, जैसे Na2O को आप वाटर में डिसॉल्व करो तो ये बनाएगा NaOH। आप MgO को वाटर में डिसॉल्व करो तो ये क्या बनाएगा? MgOH होल ट्वाइस। आप CaO को वाटर में डिसॉल्व करो तो ये क्या बनाएगा? CaOH होल ट्वाइस। ठीक, सिंस ये सबके सब बेस है, इसलिए इनको हम कौन से ऑक्साइड्स बोलेंगे? बेसिक ऑक्साइड्स। तो सिंपल क्लासिफिकेशन, वो ऑक्साइड्स जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो एक बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर दें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक, अब जैसे आपने एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर किया, वैसे ही आपको बेसिक कैरेक्टर भी कंपेयर करना होगा। तो बड़ा आसान है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स is directly proportional to metallic nature। जिसका मेटालिक नेचर सबसे ज्यादा होगा उसके ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा। फर्दर, मेटालिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। ठीक, तो जहां पर एसिडिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ बढ़ता था, बेसिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या होगा? कम। खैर, आपको बेसिक कैरेक्टर देखना हो तो आप मेटालिक नेचर को कंपेयर करो। जैसे मैं कंपेयर करना चाहता हूं Na2O, K2O, Rb2O का बेसिक कैरेक्टर। तो देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इनका बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज। इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? Rb2O, फिर K2O, और सबसे कम कौन होगा? आपका Na2। कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मेटालिक कैरेक्टर के बेसिस पर क्या कर सकते हैं? ऑक्साइड्स के बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, एक जैसे ये हुआ। दूसरा आप देखो, आपको एक और मैं ऑर्डर कंपेयर कर रहा हूं। जैसे मैं कंपेयर करना चाहता हूं CuO और MgO, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इस पे आप ध्यान देना। CuO कॉपर एक डी ब्लॉक मेटल है। ठीक, मैग्नीशियम क्या है? ये एक S ब्लॉक मेटल है। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हो तो आज जान लो। S ब्लॉक मेटल्स का मेटालिक कैरेक्टर D ब्लॉक मेटल से क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी S ब्लॉक मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू D ब्लॉक मेटल्स। बताओ, अगर इन दोनों में से Mg ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा। यानी MgO इज मोर बेसिक देन CO। क्यों? क्योंकि D ब्लॉक मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन S ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, तो आप कभी भी अगर D ब्लॉक मेटल्स या फिर S ब्लॉक मेटल्स को कंपेयर करो
तो हमेशा एस ब्लॉक मेटल के ऑक्साइड्स का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों होगा? सिंपल, क्योंकि एस ब्लॉक मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बेसिक ऑक्साइड्स का कंपैरिजन भी सिंपल है। अगर आपको 2 या 3 बेसिक ऑक्साइड्स को कंपेयर करना है तो पहले आप कंपेयर कर लो उनका मेटालिक कैरेक्टर। जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वो एक ज्यादा बेसिक ऑक्साइड होगा। क्लियर? ये हुई अपनी सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑक्साइड्स, दैट इज बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स के बाद एसिडिक पढ़ लिए, बेसिक पढ़ लिए। थर्ड कैटेगरी आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो देखो, जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर एसिड की तरह बिहेव करें वो एसिडिक, जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर बेस की तरह बिहेव करें वो बेसिक। और अब ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर ले उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आओ मूव करते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी पर, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो देखो, थर्ड कैटेगरी इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो नाम से पता लग रहा है, एम्फोटेरिक टर्म आप जानते हो। ऑक्साइड्स which can react with both acids and bases। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड्स और बेसिस दोनों से रिएक्ट कर सकते हो उन्हें हम कौन से ऑक्साइड्स बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इनके लिए कोई जनरल रूल नहीं है, आपको ना ये याद ही रखने होंगे। तो कुछ मेटल्स हैं, मैं उनके नाम लिखवा रहा हूं, बस आप इतना याद रख लेना, उनके ऑक्साइड्स हमेशा कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। तो देयर आर सर्टेन मेटल्स लाइक, ठीक, मेटल्स में आपके पास एल्यूमिनियम, ठीक, तो मैं इनको थोड़ा हाईलाइट करके लिख लेता हूं। एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, गैलियम, ठीक, इंडियम, ऑलवेज फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक, इसमें एक और इंट्रोड्यूस करना, इसको इंडियम की जगह बेरिलियम लिख लो आप सिर्फ। इंडियम का एक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है लेकिन दूसरा एसिडिक होता है। तो एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, गैलियम, बेरिलियम, इन मेटल्स के सारे ऑक्साइड्स, जितने भी ऑक्साइड एग्जिस्ट करेंगे इन जनरल, वो सबके सब क्या होंगे? आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कॉमन ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ध्यान रखना, Al2O3, Al2O3 क्या होता है? एसिड से रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाता है, ठीक, तो ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है। Al2O3 NaOH से भी रिएक्ट करता है, ये हमने रिएक्शन पढ़ी भी, आपको याद हो तो NaAlO2 प्लस यहां पर भी क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाएगा। और अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है? एम्फोटेरिक। तो आप इनमें लॉजिक नहीं लगा सकते हो, ये आपको याद रखना होगा। एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, गैलियम, इंडियम, क्रोमियम, इन सबके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक। तो ये अपनी थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑक्साइड्स, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इतने से मेटल्स तो आपको याद रखने ही होंगे और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। फर्दर बेसिक हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, एसिडिक हो गया। फोर्थ जो कैटेगरी हमारे पास बनती है ऑक्साइड्स की, फोर्थ कैटेगरी, दोज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड्स? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करें। वहीं पर न्यूट्रल क्या होंगे? न्यूट्रल जो ना एसिड से रिएक्ट करे
और ना ही बेस से रिएक्ट करे। तो पहले डिफाइन कर देते हैं, ऑक्साइड्स which do not react with acid और base, जो ना एसिड से रिएक्ट करे ना बेस से रिएक्ट करे, उनको हम कौन से ऑक्साइड्स बोलते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोलते हैं। अगेन न्यूट्रल ऑक्साइड्स का ऐसा कोई लॉजिक है नहीं, बट हम एक छोटा सा लॉजिक लगा देते हैं, दैट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। Non-metallic oxides in lower oxidation state are neutral in nature। ऐसा जनरली ऑब्जर्व किया गया है। अभी आप जो 2-3 एग्जाम्पल देखोगे वो इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। इन जनरल ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जिनमें मेटल एटम क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो काम कर सकते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स की तरह। जैसे आपने देखा नाइट्रोजन N2O, NO, NO2, N2O5, ये +5, ये +4, ये +2, ये +1। तो जहां पर नाइट्रोजन अपनी लोअर स्टेट में है, ये दोनों आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, जबकि बाकी सारे इसके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक। सेम इसी तरह कार्बन CO, CO2, इसके 2 मेन ऑक्साइड्स हैं। यहां कार्बन +4 में है, यहां कार्बन +2 में है। तो ये आपका जो CO होता है ये कैसा होता है? न्यूट्रल, जबकि CO2 नेचर में कैसा होता है? एसिडिक। ठीक, तो ये आपके 3 मेन ऑक्साइड है जो आपके काम में आया करेंगे। ये ध्यान रखना आप, NO, N2O एंड CO, ये तीनों ही कैसे ऑक्साइड्स होते हैं? दीज आर योर 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स, NO, CO एंड N2O। यही मोस्टली काम में आएंगे और यही जनरली ऑब्जर्व भी किए जाते हैं। तो रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि अगर एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है जिसमें नॉन मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उन ऑक्साइड्स को हम कौन से ऑक्साइड्स बोल सकते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोल सकते हैं। तो ये 4 नेचर के हिसाब से आपके ऑक्साइड्स हुए, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। मैंने आपको इनसे मिलवा दिया है। अभी आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो नेचर डिसाइड करना सिखा दिया, एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा। एम्फोटेरिक का केस आपको याद रखना है। न्यूट्रल ऑक्साइड में 3 ऑक्साइड्स हैं, NO, N2O एंड CO। कॉपी करो। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑक्साइड्स के बाद हमें और क्या चीजें कंपेयर करनी है। तो देखो, ऑक्साइड्स और उनका नेचर डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीजन के अगले फॉर्म को, दैट इज ओजोन। ठीक, तो ऑक्सीजन का मेन कंपाउंड ऑक्साइड ही होता है, जिनका हमने डिस्कशन यहां पर किया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अगली फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ओजोन। तो जाके आप जानते हो ओजोन का फॉर्मूला इज O3। ये ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रॉप है। ठीक, पहले मैं आपसे इसके स्ट्रक्चर की बात कर लूं तो इसकी बेंट V शेप स्ट्रक्चर होती है जो 2 रेजोनेटिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो इसके रेजोनेटिंग फॉर्म्स तो आप बना ही सकते हो। इधर से ये इधर जाएगा और ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये 2 इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म है, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस तरह से। ठीक, वैसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, पर यहां पे हम इसको रेजोनेटिंग फॉर्म में इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक, तो अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो क्या बनाओगे? तो रेजोनेंस की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है? ये जो आपके दोनों O बॉन्ड्स हैं, OO बॉन्ड, ये OO बॉन्ड और ये O बॉन्ड, दोनों बॉन्ड्स क्या होते हैं? सेम नेचर के होते हैं। बोथ OO बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, पहली चीज। और दूसरा, इसकी होती है V शेप एंगुलर स्ट्रक्चर। तो ये तो हम बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं। ठीक है, V शेप एंगुलर स्ट्रक्चर होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे तो यहां प्लस चार्ज या माइनस चार्ज भी आप लिख सकते हो। इधर लोन पेयर देगा, इधर प्लस और इस पर माइनस। ठीक,
तो रेजोनेंस की वजह से इसके जो दोनों ओ ओ बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो पहली चीज तो ओजोन। दूसरा, ओजोन कहां मिलती है और कैसे मिलती है। जैसा कि आप जानते हो, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बचपन में, कि ओजोन सी लेवल पे नहीं मिलती है ना। नॉर्मल सरफेस, अर्थ सरफेस पे आप देखोगे तो ओजोन बहुत कम क्वांटिटी में मिलती है, लेकिन अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर चलते जाओ, अराउंड 20 किलोमीटर के बाद आपको क्या मिलती है, ओजोन मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्जन होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में जो आपकी ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन कन्वर्ट होती है ओजोन के अंदर। तो इस प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बनती है। सी लेवल पर ओजोन अनस्टेबल होता है, ये रिएक्शन वापस से रिवर्ट होती है और ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉर्मल अर्थ सरफेस पर आपको ओजोन नहीं मिलती है, लेकिन अराउंड 20 किलोमीटर के बाद ओजोन बनती है और इसी रिएक्शन की वजह से एक लेयर बनती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ की सरफेस पर नहीं पहुंच पाते हैं ना। तो ध्यान रखना, यही वो प्रोसेस है जिससे ओजोन लेयर बनती है और ओजोन लेयर के बनने की वजह से ही हम अभी तक बचे हुए हैं। हमारे यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं पर इतनी नहीं आती है कि वो हमें जला सके, ठीक। लेकिन आपने सुना होगा कि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, हमारे ही कुछ रीजंस की वजह से। तो वो भी डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ऑक्सीजन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में क्या होता है, ओजोन में कन्वर्जन। ये तो नेचर में होता है। अगर आप लेबोरेटरी में करवाना चाहते हो तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब ऑक्सीजन को रखकर उस पर एक स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपके पास क्या बनती है, ओजोन। तो इसको स्पेसिफिक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, अदरवाइज ये वापस से किसमें डिकम्पोज हो जाएगी, ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगी, ठीक। तो ये तो ये बात इसके बनने की। अब आप कंपेयर करो O2 एंड O3 को। जैसा हमने अभी भी डिस्कस किया, O2 और O3 में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, O2। आउट ऑफ O2 एंड O3, O2 is more stable. O3 is thermodynamically less stable. ठीक। तो O3 क्या होता है, आसानी से O2 में कन्वर्ट हो जाता है। इट इजीली कन्वर्ट्स, इट इजीली की जगह आप लिखो इट स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन। देखो क्यों ओजोन आसानी से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। O3 का जब O2 में कन्वर्जन होता है, देखो O3 में क्या था, पहली बात है थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल है। तो जैसे O3 O2 में कन्वर्ट होता है, यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस का डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव। ओजोन का O2 में कन्वर्जन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पहली चीज तो आप ध्यान रखना। दूसरा O3, O डबल बॉन्ड O, यहां पे 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक साथ बॉन्डेड थे। अब बताओ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बॉन्डेड है, 2। एक ऑक्सीजन एटम क्या हो गया है, फ्री हो गया है। फ्री हो गया है तो रेंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी ना, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो इसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव। यहां पर एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंथैल्पी नेगेटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव। बताओ डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल डेल्टा जी भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और जिस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है ना, पढ़ा है ना हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो बस वही बात है,
ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली फीजिबल है, दिस इज हाईली स्पॉन्टेनियस इन नेचर, और इसीलिए ओजोन आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि ओजोन और ऑक्सीजन इन दोनों में से थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कौन है, ऑक्सीजन है। ओजोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है। ये चीज क्लियर। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ओजोन एक, जब आप इसको लिक्विफाई करते हो तो कलरलेस गैस है, पर जब इसको लिक्विफाई करते हो तो एक ब्लू लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओजोन एज सच पॉइजनस नहीं है, लेकिन जब ओजोन की हाई क्वांटिटीज होती हैं तो क्या होता है कि ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो एज सच ओजोन आपकी पॉइजनस नहीं है, इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी आपने देख ली, हीट करने पर ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, सिंस ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है और टूटकर ये ऑक्सीजन बनाता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो आओ मैं आपको इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी समझाता हूं और देखते हैं कहां कहां पे काम में ले लेते हैं हम इसको। तो देखो ओजोन क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली ब्रेक होता है O2 प्लस O। ये जो O बनी इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, और इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही ओजोन किसकी तरह काम कर सकता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो सिंपल, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, it can act as an oxidizing agent। ठीक, तो क्या करता है, बहुत सारे काम कर सकता है। SO2 को ओजोन H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर आपके पास Ki का सोल्यूशन है I-, तो ओजोन इसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, I2 में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक, तो ये कई रिएक्शन शो कर सकता है, कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं। तो आप ये ध्यान रखना, ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। जहां पर ये क्यों करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। फर्दर इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आती है, जहां पर आपके पास एक मल्टीपल बॉन्ड होता है। ठीक, इस प्रोसेस को आप बोलते हो ओजोनोलिसिस। जब आप ओजोनोलिसिस करवाते हो तो क्या होता है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड ऐसे ओजोन जाके फिट होता है। ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक याद आ रही होगी। ये ओजोनाइड बनता है, डिपेंडिंग ऑन ये ओजोनाइड इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो रहा है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, या फिर इसका रिडक्टिव क्लीवेज हो रहा है, रिडक्टिव क्लीवेज। ये एल्डिहाइड, कीटोन या फिर अल्कोहल फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो खैर डिटेल में तो आप इस रिएक्शन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो ओजोनोलिसिस है वो इस ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। ठीक, तो ये एक और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नेसेंट ऑक्सीजन बनाने की वजह से ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। यही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है यहां पे, दैट इज इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो ये जो NO होता है ये ओजोन की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन आएगी ओजोन से वो इसको NO2 में कन्वर्ट कर देती है। यानी नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये जनरली कहां से जनरेट होता है, जनरेट होता है आपके पास जेट फ्यूम्स से। जो आपके जेट प्लेन्स होते हैं ना, उनके फ्यूम से क्या जनरेट होता है, NO। तो यही कारण है ओजोन डिप्लीशन का। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का डिप्लीशन क्यों हो रहा है कि गाड़ियों के धुएं से, जेट प्लेन्स के धुएं से
नॉर्मल एरोप्लेन के धुएं से क्या हो रहा है, एनओ गैस एटमॉस्फेयर में जा रही है, वो एनओ गैस ओजोन से रिएक्ट करती है और ओजोन को कंज्यूम करती है, क्या बनाता है ये साथ में NO2। तो इस NO की वजह से ओजोन का अमाउंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत बड़ा फैक्टर है टुवर्ड्स ओजोन डिप्लीशन और इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है। वो छेद का रीजन ये रिएक्शन ही है। तो कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं, है ना, ये तो जीके वाली बात है कि भाई ओजोन डिप्लीशन किस वजह से होता है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है स्मोक के अंदर, फ्यूम्स के अंदर, वो क्या करती है, ओजोन से रिएक्ट करती है और उस लेयर को क्या करती है, वो डिप्लीट करती है। तो यही होता है ओजोन डिप्लीशन, जिसको हमको रोकना होगा ग्लोबल अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो। खैर हमारे काम की चीज यही थी, ओजोन की कुछ प्रॉपर्टीज, ओजोन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर, दूसरा उसका नेचर, ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर में, क्यों, क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी ओजोन डिप्लीशन। ठीक, चलो तो आज हम लोगों ने ऑक्सीजन और उसके दोनों कंपाउंड्स, एक O2 और एक O3 और उसके कंपाउंड्स दैट इज ऑक्साइड्स को कवर किया, उनकी प्रॉपर्टीज को देखा। ऑक्सीजन के बारे में आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे विद सल्फर एंड इट्स सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और स्टार्ट करते हैं विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर।